मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 जो भारत में के विदेश संबंध हैं, इसके अंतर्गत हम पूर्व में एक वीडियो आपके लिए जारी कर चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज हमारा बिंदु है चीन के साथ संबंध, अर्थात चीन के साथ में भारत के जो संबंध रहे हैं, चीन के साथ या यूँ कहिए कि चीन के साथ भारतीय शांति के संदर्भ में काफ़ी कुछ शांति के साथ भी संबंध हैं और चीन के साथ में हमारा 1962 में युद्ध भी हुआ है। तो उन्हीं की शुरुआत से आज हम इस वीडियो को जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ तो अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ भी अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की थी। और चीनी क्रांति जो 1949 में हुई थी, इस क्रांति के बाद भारत की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में भी एक था, किंतु पश्चिमी प्रभुत्व के से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू ने के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सरकार की मदद की। नेहरू के सहयोगी मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आशंका थी वही बाद में हुआ, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के जो 5 सिद्धांत यानी जो पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाओ ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी, और दोनों के देशों के बीच मजबूत संबंधों की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनका स्वागत में बड़ी भीड़ भी जुटती थी। ऐसी स्थितियां थी, अर्थात जो पंचशील का जो सिद्धांत अपनाया था, उस पंचशील के सिद्धांत में दोनों ही देशों के नेताओं ने, चीन के नेता थे प्रमुख चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन दोनों ने इसको पंचशील के सिद्धांत को संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में एक नया कदम रखा था इसकी घोषणा करके। लेकिन चीन का आक्रमण हमारे 1962 में भारत पर चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताने के रिश्ते के 2 कारणों से खटाई में पड़े थे। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, और तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात यहाँ चीन के द्वारा जो स्थितियाँ अपनाई गई थी, आके उनमें चीन ने अपना तिब्बती कब्जा से ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बन चला था, और शुरू में भारत सरकार ने उसका विरोध भी, चीन के इस कदम का खुले तौर पर तो विरोध नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसमें तिब्बत की संस्कृति कुचलने की खबरें जैसे मसले जब सामने आने लगे, तो इसमें कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था, और उस सीमा विवाद के तहत ही यहाँ काफ़ी कुछ भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेज शासन के साथ सही ढंग से फैसला नहीं
हुआ है, इसलिए उसे नहीं माना जा सकता है। और इसी को लेकर के एक लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी पूर्वी छोर के बारे में था, जिस पर भारत भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकार चीन ने जताया। इसके लिए 1957 से 1959 के बीच में चीन के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा भी कर लिया गया। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में काफ़ी सेनाओं के बीच में खुलकर तो नहीं, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी चर्चाएं भी चली और मतभेदों में कुछ सुलझे नहीं, तो दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़पें भी हुई। समकालीन विश्व राजनीति में जब आपने क्यूबा मिसाइल संकट पड़ा था, तो आपको याद होगा कि उस समय पूरे विश्व का ध्यान महाशक्तियों की तनातनी में लग गया था। सभी महाशक्तियों को ये विचार था कि अब क्या होगा। यही स्थिति हमारे भारत और चीन की सीमा पर हो गई और ठीक चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विभाजित क्षेत्रों पर जब खड़ी बड़ी तेज़ी से और व्यापक स्तर पर हमला किया, तो पहला हमला एक हफ्ते तक चला। उस दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया और अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोक दी, लेकिन पूर्वी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदान हिस्सों से प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। अंत में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, तो चीन युद्ध से भारत की छवि और विदेश नीति दोनों को ही काफ़ी धक्का लगा और इससे भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ रहा और चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को जो चोट पहुंची थी, उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावनाओं और की बलवती हुई और कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफे दे दिए या अवकाश ले लिया। ऐसी स्थिति में तत्कालीन हमारे रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू जी की भी छवि थोड़ी धूमिल हुई। ऐसी स्थिति में यहाँ नेहरू जी की बड़ी आलोचना भी हुई और इसी के परिणाम स्वरूप जब ये स्थितियाँ पैदा हुई और इन स्थितियों के पैदा होने के परिणाम स्वरूप भारत और चीन का जो संघर्ष का असर था वो विपक्षी दलों पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप मतभेदों में चीन सोवियत संघ के बीच जो मतभेद चले, उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कई उठक पटक चली और सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा। उससे कांग्रेस के साथ नज़दीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षकार रहा, तो यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नज़दीकी के खिलाफ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। हालांकि मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई बाद में, जो चीन युद्ध के क्रम के बाद के जो नेता थे, उन्होंने चीन का पक्ष लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत यहाँ चीन के साथ युद्ध हुए और भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ अत्यधिक पिछड़ी दशा और अलग थलग पड़ गए, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। और इस चुनौती के परिणाम स्वरूप ही मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वो अपने विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का उन्हें अधिकार भी मिला। तो ये कुछ ऐसी बातें रही जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ वो स्थितियाँ रही। अब पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति हमारा अगला मुख्य बिंदु है। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, इसके अंतर्गत
बी कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था और आपने इसका दूसरी विस्तार से जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति संधि हैं तो इसके लिए हम विदेशी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध हैं जो अध्याय 8 में इसी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हैं, वहाँ इसका हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। केवल संक्षेप में थोड़ा आपको ये बता दें कि 1947 में ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हो गया और कश्मीर के सवाल पर पूरे संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया। बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया गया। तो नेहरू और जनरल यूब खान ने सिंध नदी के जल संधि पर भी 1960 में हस्ताक्षर किए। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां रही जिसके परिणाम स्वरूप ठीक ठाक अमल होता रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच में पुनः 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री उस समय हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देश के वो प्रधानमंत्री बने थे और लाल बहादुर शास्त्री अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके पर जो रन में सैनिक हमला बोल दिया था, इससे जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने से हमला किया था और जम्मू कश्मीर की जनता का भी पाकिस्तान को ये भय था कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारा समर्थन करेगी, लेकिन जनता ने भी उनका समर्थन नहीं किया। तो कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को बढ़ने से भारतीय सेना ने रोक दी। लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले का आदेश दे दिया और दोनों सेनाओं के बीच में घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना बढ़ती हुई लाहौर तक जा पहुंची थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ और बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ और सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई थी, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर भी ज़्यादा बोझ पड़ गया था।